आज का हमारा टॉपिक है डिसलोकेशन। इससे पहले हम फ्रैक्चर कंप्लीटली पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में फ्रैक्चर देखा था, फ्रैक्चर क्या होते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्चर देखा, फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देखे। यानी कंप्लीटली हमने फ्रैक्चर का जनरल आइडिया हम कंप्लीटली ले चुके थे। आज हमारा टॉपिक है डिसलोकेशन। जब मैंने फ्रैक्चर का टॉपिक आपको पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको क्लियरली फ्रैक्चर और डिसलोकेशन के बीच में डिफरेंशिएट बताया था कि किसे आप फ्रैक्चर कहेंगे और किसे आप डिसलोकेशन कहेंगे। इस बेस पे बताया था। मैंने आपको सीधा सीधा बोला था कि अगर बोन में अगर बोन की कंटिन्यूटी अगर ब्रेक होती है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर हम बात करके आए थे, ट्रांसवर्स ऑब्लिक इस तरीके से। तो अभी तो सिर्फ हम फ्रैक्चर देख रहे हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, इसे हमने फ्रैक्चर बोला था कि अगर बोन की अगर कंटिन्यूटी में ब्रेक हो जाए तो उसे हम फ्रैक्चर कहते थे। तो फिर सर हम डिसलोकेशन किसे कहेंगे? हमने बोला था कि डिसलोकेशन हम कहेंगे जॉइंट्स के लिए, जहां जैसे हमारे शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट, जितने भी हमारे बॉडी के जॉइंट्स हैं वो सारे के सारे अगर जॉइंट्स हमारे क्या हो जाएं, वो जॉइंट्स हमारे कैसे हो जाए। जैसे अगर ये शोल्डर जॉइंट है, यहाँ से निकल जाए अपना एसिटाबुलम से, अगर हमारा शोल्डर का हेड ऑफ ह्यूमरस अगर ये अपना एसिटाबुलम बोल रहा हूँ, सॉरी, क्या बोलते हैं, स्कैपुला से निकल जाए, अगर स्कैपुला से अगर ये निकल गया, ग्लिनोइड स्कैपुला के ग्लिनोइड कैविटी से अगर ये हेड ऑफ ह्यूमरस निकल जाए, तो आप इसे क्या बोलेंगे? डिसलोकेशन। यानी जब जॉइंट्स ब्रेक हो जाए, जॉइंट्स ब्रेक अगर मैं उससे भी अच्छा बोलूं तो जॉइंट्स का डिफरेंशिएट हो जाना। जॉइंट ये क्या है, हम जानते हैं हर जॉइंट बॉल एंड मोस्टली वो बॉल एंड सॉकेट होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, हिंज जॉइंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स हैं। वो जॉइंट्स क्या हो जाए, आपस में एक दूसरे से दूर हो जाए, यानी अलग हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं डिसलोकेशन। ठीक है, अगर मैं यही डायग्राम देखूं तो ये ह्यूमरस में जो हुआ है इसे हम फ्रैक्चर कहेंगे। देख रहे हैं, अगर वहीं अगर हेड ऑफ ह्यूमरस अगर ग्लिनोइड कैविटी से निकल जाए स्कैपुला की, तो उसे आप क्या बोलते थे? डिसलोकेशन। यानी डिसलोकेशन ऑलवेज वर्ड रिमार्केबल फॉर द किसके लिए? जॉइंट्स के लिए। ठीक है, और फ्रैक्चर वर्ड का रिमार्क किसके लिए करा जाता है? बोन्स के लिए। तो डिसलोकेशन, जॉइंट इज डिसलोकेटेड व्हेन इट्स आर्टिकुलर सरफेस आर कम, हम जानते हैं। मैं अगर कोई भी अगर मैं एक सिंपल डायग्राम अभी आपके सामने हर बार एक शोल्डर जॉइंट का बनाता चलूंगा। ठीक है, ये मेरा अगर शोल्डर जॉइंट है, हम जानते हैं दो जॉइंट है, ये एक बोन है, स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी है, ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं? हम जानते हैं आर्टिकुलर सरफेस, हेड ऑफ ह्यूमरस की आर्टिकुलर सरफेस इज अटैच्ड टू दी आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, जुड़े हुए होते हैं किससे? आर्टिकुलर सरफेस। अब वही आर्टिकुलर सरफेस अगर अलग हो जाए तो क्या हो जाएगा? जॉइंट एक दूसरे से डिसलोकेट हो जाएंगे। आर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेट करना, यानी चिपका के रखना, एक दूसरे को फ्यूज करके रखना। अगर वो हट गई, वो किसी भी रीजन से, रीजन आगे पढ़ेंगे हम, अभी तो अभी डेफिनेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो a joint is dislocated when its articular surface are completely displaced one from the other, एक दूसरे से अलग हो जाए। so that, इसको क्या बोलेंगे? that is all contact between them is lost, यानी उनके बीच के जो आपस में कांटेक्ट है वो क्या हो जाए? लॉस्ट हो जाए, उसे आप डिसलोकेशन बोलेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत प्यारा वर्ड आपको याद रखना है, दैट इज सबलक्सेशन। ये क्या होता है सबलक्सेशन भैया? हमेशा एक चीज याद रखिए, ये लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर डिसलोकेशन और सबलक्सेशन में अंतर क्या होता है। आप उस जॉइंट को जब भी डिसलोकेशन बोलेंगे जब कंप्लीटली एक दूसरे से अलग हो जाए, यानी उन दोनों, जैसे अगर सपोज ये एक जॉइंट है, वो सॉरी एक बोन और एक बोन है, इन दोनों के बीच में जॉइंट बन रहा है, अगर ये आप इसे कंप्लीटली डिसलोकेशन जब कहेंगे जब इनके बीच में बिल्कुल भी इवन 1% भी कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे की आर्टिकुलर सरफेस एक दूसरे से 1% भी नहीं जुड़ी होनी चाहिए, यानी कंप्लीटली लॉस। एक दूसरे की आर्टिकुलर सरफेस जब एक दूसरे से कंप्लीटली लॉस हो जाएगी तब आप उसे डिसलोकेशन कहेंगे। तो सर सबलक्सेशन फिर किसे कहेंगे? बोले सबलक्सेशन कहेंगे कि अगर थोड़ा भी, अगर दोनों की आर्टिकुलर सरफेस एक दूसरे से हल्की सी भी कनेक्ट रह गई तो आप उसे सबलक्सेशन कहेंगे। प्योर डिसलोकेशन बहुत रेयर होता है, और आप समझ रहे हैं बहुत रेयर भी होता है तो बहुत खतरनाक भी होता है। आप इमेजिन करके देखिए, शोल्डर जॉइंट में अगर आपका हेड ऑफ ह्यूमरस ग्लिनोइड कैविटी इससे पूरा डिसलोकेट हो जाए तो कितना खतरनाक होता है। तो डिसलोकेशन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और बहुत रेयर होता है, मगर वहीं सबलक्सेशन क्या होता है? कॉमन है।
सब लक्सेशन थोड़ा भी शोल्डर जॉइंट में, किसी भी जॉइंट में क्या हो गया कि हमने हमने क्या बोल देंगे, अरे बोलते ना कि इनका अरे जॉइंट डिसलोकेट हो गया। हम जॉइंट डिसलोकेट वर्ड जब भी आपको यूज करना है जब कंप्लीटली एक दूसरे की आर्टिकुलर सरफेस अलग हो जाएगा, थोड़ी भी पार्शियली अटैच्ड है, आप उसे डिसलोकेट नहीं सब लक्सेशन बोलेंगे। मगर लोग क्या बोल देते हैं, पार्शियली डिसलोकेट हो गया। पार्शियली डिसलोकेट जैसा वर्ड कुछ नहीं होता, सब लक्सेशन होता है। अगर आपको कभी भी कोई पार्शियल डिसलोकेट हो तो पार्शियल डिसलोकेशन नहीं, उसे सब लक्सेशन बोलते हैं। तो कहीं भी सब लक्सेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट आ रहा है, जैसे कहीं लाइन लिखी है आपने रिपोर्ट पढ़ी कि सब लक्सेशन ऑफ एल्बो जॉइंट, यानी क्या कि अभी एल्बो जॉइंट प्रॉपर एक दूसरे की आर्टिकुलर सरफेस कहीं ना कहीं क्या है, फ्यूज्ड है, 100% नहीं निकली है, यानी इसकी हीलिंग जल्दी हो पाएगी। सारी चीजें इसके लिए क्या रहेंगी, इसके लिए उसकी बिल्कुल पोजीशन के लिए रहेंगी, और डिसलोकेशन में सारी चीजें उसके लिए प्रोन हो जाएंगी कि हीलिंग डिले हो जाएगी, चीजें खतरनाक होंगी, स्ट्रक्चर ज्यादा डैमेज होंगे, फोर्स ज्यादा खतरनाक आया होगा जब डिसलोकेशन हुआ, या कोई भी और रीजन की डिसलोकेशन किससे हुआ उसे हम आगे देखेंगे। तो अभी हमने सिर्फ दो वर्ड्स की डेफिनेशन क्लियर करी। 2 मार्क्स में अगर आपसे सब लक्सेशन पूछ लें तो लिख के आना कि जॉइंट इज सब लक्सेटेड व्हेन इट्स आर्टिकुलर सरफेस आर ओनली पार्शियली डिस्प्लेस्ड, क्या सिर्फ पार्शियली डिस्प्ले एंड रिटेन सम कांटेक्ट। ये बहुत बड़ी लाइन है कि कोई ना कोई कांटेक्ट तो होना ही चाहिए, मगर इसमें कोई कांटेक्ट आपका नहीं होगा, डिसलोकेशन आप उसे तब बोलेंगे, ठीक है। अब इसको जैसे हमने फ्रैक्चर को क्लासिफिकेशन करा वैसे हम इस देखो, अब ये देख लो, अब ये कितना प्यारा डायग्राम बना हुआ है, ये आपका नॉर्मल जॉइंट है बिल्कुल, ये क्या हुआ गया सब लक्सेशन। अगर मैं इसी को बोलूं कि सर इसमें आप आगे डिसलोकेशन को और बना दो, तो कैसे बना दूंगा, मैं ये बना दूंगा, ये मैं नीचे की बोन बना दी और डिसलोकेशन में पूरा ये कर दूंगा, लो कोई इनके बीच में कनेक्टिविटी बिल्कुल अलग हो गई, तो ये क्या हो गया, ये डिसलोकेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपकी क्वेश्चन अगर डिसलोकेशन बड़े मार्क्स में आता है तो इस तरीके से डायग्राम बना के आना है, और तो इट्स ऑल अबाउट डायग्राम। जैसे आप एनाट में बना के आए थे ना, कि एनाट में बोलते हैं कि जितने डायग्राम है, याद रखना ऑर्थो में जितने ज्यादा डायग्राम बना के आओगे, जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेबल करके आओगे, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मार्क्स की बात नहीं है, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होगा, हम जान जैसे हम फ्रैक्चर में पढ़ के आए थे, हम बिल्कुल सिंपल से जानते हैं कि अगर कोई भी जॉइंट अगर कोई भी अपनी जगह से हटेगा तो क्या दो रीजन हो सकते हैं। सर कौन कौन से रीजन सकते हैं, या तो कंजेनाइटल, या तो बचपन से कोई ऐसी डिसीज जो बचपन से ही अलग चल रहा है, या दूसरा क्या कि एक्वार्ड हमने हासिल करा। अब एक्वार्ड में भी दो हो सकता है, सर बोले क्या हो सकता है कि पैथोजेनिस कोई डिसीज हो गई हो बड़े में हमें, जैसे हम फ्रैक्चर में भी पढ़ के आए थे पैथोजेनेसिस, कोई ना कोई जैसे बहुत सारे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट का, ये सब पढ़ के आए थे ऐसे इसमें, तो उसमें या फिर क्या हो सकता है, बोले सर एक्सीडेंट ट्रोमा, बस खत्म, ये हो गया क्लासिफिकेशन। क्या क्लासिफिकेशन हमने देखा कि डिसलोकेशन सर दो वेज पे हो सकता है, या तो कंजेनाइटल बचपन से ही है, या एक्वार्ड हमने हासिल करा। एक्वार्ड में दो सर, कोई डिसीज की वजह से हो गया तो पैथोजेनेसिस बोल दो आप उसको, पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन। अगर ट्रोमा तो ट्रोमेटिक। ये दो मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज कंजेनाइटल डिसलोकेशन, व्हाट इज पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन, व्हाट इज ट्रोमेटिकल डिसलोकेशन, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो dislocation and subluxation may be classified on the basis of etiology into congenital और acquired congenital। आप जानते हो बचपन से, इसके अंदर एक बहुत अच्छी डिसीज का एग्जांपल दिया है, डेट इज सीडीएच। ये बहुत डीप में पढ़ेंगे हम और बहुत बड़े में पढ़ेंगे, और ये एग्जाम में 90% आता है सीडीएच, ठीक है। तो कंजेनाइटल डिसलोकेशन इज अ कंडीशन वेयर अ जॉइंट इज डिसलोकेटेड, और मोस्ट कॉमन जॉइंट मालूम कौन सा होता है, हिप जॉइंट। हिप जॉइंटेड सीडी, ये बच्चों में होता है, सीडीएच है नाम में ही है, कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। इसको एक नाम से और बोलते हैं कंजेनाइटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। सी से है डिसलोकेशन ऑफ हिप भी बोलते हैं, लेकिन मेन नाम इसका होता है डिस्प्लेजिया, डी से डिसलोकेट ना होके इसका नाम होता है डिस्प्लेसिया। अब डिस्प्लेजिया का तो सर ये तो वर्ड सुना सुना लग रहा है कि डिस्प्लेजिया का मतलब क्या होता है, बोले डिस्प्लेजिया का मतलब होता है एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ सेल, यानी कौन से, और ये किसका होता है, हिप का होता है। तो कंजेनाइटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, यानी जो हिप जॉइंट है उसके जो सेल्स होते हैं, क्योंकि बच्चों में बचपन से यानी प्रॉपर सेल बने होंगे जॉइंट्स के, बोन के ऑस्टियोफाइड जो ऑस्टियो सेल्स होंगे, बोन के सेल्स वो प्रॉपर नहीं बन पाए, वहां के जो टिश्यूज के सेल थे वो प्रॉपर नहीं बने, तो एबनॉर्मल फॉर्मेशन होने की वजह से वहां पर क्या रह गई, लैक्सिटी। लैक्सिटी का मतलब क्या होता है, LXIT, लैक्सिटी मतलब होता है लचीनापन, हिंदी में बोलते ना कि कोई भी चीज एकदम लैक्सिटी है, अपने ओल्डर एज में कितनी जल्दी के लोकेज क्या हो जाता है, डिसलोकेट हो जाती है बोन्स, क्यों, क्योंकि लैक्सिटी आ जाती है, क्योंकि वो जो आसपास के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे टाइट करके नहीं पकड़ते। ऐसे ही बचपन में क्या होता है कि ये सीडीएच अगर हो गई तो वहां के जो सेल्स हैं, जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के सेल्स हैं, जो हिप जॉइंट के आसपास के, वो क्या प्रॉपर नहीं बन पाते, उनका एबनॉर्मल फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से वहां लैक्सिटी प्रेजेंट होती है, थोड़े में ही उनका क्या हिप एकदम डिसलोकेट हो जाता है, और मोस्टली हिप डिसलोकेट मिलता ही मिलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सीरीज, को बहुत डीप में पढ़ेंगे हम, बहुत ज्यादा डीप में।
और एक्वार्ड में क्या होगा, अभी तो सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, डेफिनेशन भी ना बता के सिर्फ एक लाइन बता दी कि सीडीएच का मतलब क्या है। एक्वार्ड डिसलोकेशन क्या है ना करेक्ट। अब एक्वार्ड की तो हमने बात ही करी, एक्वार्ड यानी हमने पाया, तो कभी भी उसमें भी दो ट्रोमेटिक आप समझते हो, ट्रोमेटिक कोई एक्सीडेंट, पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिक में सर कुछ भी लिख दो, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो गया, वो भी हो गया, डिसलोकेशन में कोई भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, कोई भी सारी प्रॉब्लम है क्या, ज्वाइंट डिसलोकेट भी कर देंगी। ओल्डर एज में बहुत सारी पैथोलॉजी, और क्या लिख सकते हो, बोले सर कैंसर है ना, न्यूप्लाज्म, ये सब क्या है, पैथोलॉजी होगी, जो फ्रैक्चर में पैथोलॉजी लिख के आए थे वो इसमें लिखो, कुछ अलग नहीं रहेगी इनकी, है ना। तो ये जब भी अगर ये बड़े मार्क्स में आता है तो ट्रोमेटिक और पैथोलॉजी की क्लासिफिकेशन जो हम फ्रैक्चर में लिख के आए हैं वो आप यहाँ लिख के आएंगे, ठीक है। बाकी हम ट्रोमेटिक डिसलोकेशन को अभी पढ़ते हैं, पैथोलॉजिकल वाले को, और इसमें भी हम समझने की से कोशिश करते हैं। ट्रोमेटिक, ट्रोमेटिक आप समझ रहे हो, यानी कोई ट्रोमा ट्रोमा क्या, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, आप कहीं से गिर गए हो, या शोल्डर जॉइंट पे, आपके शोल्डर पे कोई चीज एकदम हैवी ऑब्जेक्ट आपके शोल्डर पे गिर जाए ऊपर से आके, तो क्या है, शोल्डर नीचे की तरफ डिसलोकेट हो जाएगा। आप खुद इमेजिन करके देखो। और हम डीप में शोल्डर डिसलोकेशन और हिप डिसलोकेशन बहुत डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, कि अगर वो डिसलोकेट हो जाता है तो कैसे होता है, किस पोजीशन में होता है, कौन सी कॉमन है, हो गया तो हम उसे कैसे वापस रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, सब कुछ हम पढ़ेंगे, शोल्डर और हिप दोनों का। तो ट्रोमेटिक डिसलोकेशन यानी इंजरी इज बाय फॉर द कॉमनेस्ट कॉज, सही बात है, ट्रॉमा में कॉज होगा, इंजरी होगी, कॉज फॉर हमेशा डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन लिख के आना है, क्योंकि डिसलोकेशन और सबलक्सेशन तो अलग अलग बात है, लेकिन अगर आपसे जब डिसलोकेशन पूछते हैं तो उसमें सबलक्सेशन आएगा ही क्वेश्चन में, ठीक। 2 मार्क्स में पूछते हैं तो सिर्फ डिसलोकेशन, अगर 8 मार्क में क्वेश्चन है तो फिर डिसलोकेशन और सबलक्सेशन लिख के पूरा आना है, क्योंकि डिसलोकेशन सबलक्सेशन इज अ पार्ट ऑफ डिसलोकेशन। क्या क्या हो सकता है सर, ट्रोमा के क्या कॉर्ड हो सकते हैं, मोस्ट कॉमन पहला एक्यूट ट्रोमेटिक, किसी ने आके भैया अभी आपको क्या कर दिया, ट्रोमा दे दिया, एक्सीडेंट हो गया, कोई शोल्डर पे आकर कोई ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट गिर गया, तो एक्यूट ट्रोमेटिक कंडीशन, हियर द फोर्स ऑफ इंजरी इज द मेन कंट्रीब्यूटिंग फोर्स, कोई फोर्स ऑफ इंजर्ड थी, कोई कार ने आके कर दिया, या फिर उनमें मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होते हैं। और शोल्डर डिसलोकेट जनरली ऐसे होते हैं कि कहीं आप अनइवन पोजीशन में गिर जाओ, शोल्डर डिसलोकेशन हमेशा फॉल में, या फिर कोई हैवी ऑब्जेक्ट आपके शोल्डर पे आके गिर जाए, है ना, ये बहुत कॉमन कॉज होते हैं। जनरली फ्रैक्चर्स वगैरह वो जो एक्सीडेंट खतरनाक होते हैं फ्रैक्चर्स कॉमन होते हैं, डिसलोकेशन इतने कॉमन नहीं होते। तो पहला कौन सा हो सकता है, एक्यूट ट्रोमेटिक, आप समझ गए कि कोई भी फोर्स। दूसरा होता है, ये बहुत कॉमन है, ये डिसलोकेशन में बहुत कॉमन है, ये क्या होता है, ओल्ड अनरिड्यूस्ड। ओल्ड अनरिड्यूस्ड का मतलब होता है कि सर ओल्डर एज में जाके आप देख रहे हो, बुढ़ापे में जाके जब ओल्डर एज में होते हैं तो बहुत कॉमन हो जाता है डिसलोकेशन, बार बार कहीं इनका यहाँ डिसलोकेट ना हो जाए वहां जाए। क्यों हो जाता है भैया, इसलिए हो जाता है क्योंकि आप ये, और ये मोस्ट कॉमन होता है हिप के लिए। किसके लिए होता है, हिप के लिए, ओल्डर एज में जो बूढ़े लोग होते हैं उनका हिप डिसलोकेशन, पोस्टर डिसलोकेशन ऑफ हिप, ये जो अभी पोस्टर डिसलोकेशन हम क्यों बोल रहे हैं, केवल जब हम हिप डिसलोकेशन कंप्लीट पढ़ने जाएंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पोस्टीरियर डिसलोकेशन ही हिप का मोस्ट कॉमन, एंटीरियर क्यों नहीं है, क्योंकि उनके हम एनाटॉमी स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब मैं आपको उनको डीप में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तो हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ओल्डर एज में पोस्टर डिसलोकेशन ऑफ हिप बहुत कॉमन है। क्यों कॉमन है, देखो जब हम यंगर एज में होते हैं ना, कोई भी हमें ट्रोमा लगा, कोई भी चोट लगी, तो हिप के आसपास इतने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वो आपको इतनी अच्छी तरीके से बाउंड करके रखते हैं कि आपका डिसलोकेशन होने नहीं देते। मगर इसका मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि यंगर एज में कोई ट्रोमा नहीं हुआ था, हुआ था, मगर यंगर एज में हमारे स्ट्रक्चर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि हमारा वो डिसलोकेशन हो नहीं पाता। लेकिन ट्रोमा तो हुआ था, तो वो ट्रोमा परसीव जरूर करता है ओल्डर एज में। जब ओल्डर एज का प्रॉब्लम क्या है, ओल्डर एज में यही प्रॉब्लम कि आपके सारे स्ट्रक्चर्स वीक पड़ते हैं, मसल हो, लिगामेंट हो, टेंडन्स हो, सब वीक पड़ेंगे। और वीक पड़ेंगे तो फिर क्या होगा, जो ट्रोमा पहले हो रखा था वो क्या हो जाएगा, उसको जगह मिल जाएगी, और वो ट्रोमा आगे चल के डिसलोकेशन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपको कोई थोड़ा भी आप गिरे या चोट लगी और आपका हिप डिसलोकेट करोगे, आपने बोला अरे ये कैसे हो गया कि थोड़ा ही, बिल्कुल इतने भी बिल्कुल मामूली चोट में हिप डिसलोकेट कर गया, थोड़ा ही सिर्फ फॉल हुए थोड़ा बहुत। तो क्या होता है, ये होता है कि हम कहीं ना कहीं यंगर एज में कुछ हमारे जरूर, हम यंगर एज में इतना कॉमन गिरते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हमें लगता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ओल्डर एज में जाते हैं तो समझ आता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि अगर हम कोई भी गलती करके आ रहे हैं पास्ट में, और आप सोचो कि किसी ने नहीं देखा और भूल गए, वो फ्यूचर में एक ना एक समय आपके सामने जरूर आएगी, चाहे वो फ्रैक्चर हो चाहे लाइफ की कोई प्रॉब्लम हो। तो कोई भी चीज कहीं खत्म नहीं होती, वो आगे चल के जरूर कोई ना कोई दूसरे फेज में आएगी। तो यही हुआ कि हम ट्रोमेटिक फेज कहीं ना कहीं, और ये मोस्ट कॉमन होता है, ध्यान रखना हिप में, क्योंकि हिप में आपसे पूछ सकता है कि सर हिप में क्यों इतना कॉमन है, इसलिए कॉमन है क्योंकि हिप के आसपास के स्ट्रक्चर्स बहुत टाइटली बाउंड करके रखते हैं हिप जॉइंट को। अगर वहां पर थोड़ा बहुत भी ट्रोमा होता है तो वो स्ट्रक्चर संभाल लेते हैं, मगर जब ओल्डर एज में जाके वो स्ट्रक्चर्स वीक पड़ते हैं,
तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उसे बोलते हैं ओल्ड अनरिड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि यंगर एज में वो ठीक नहीं हुआ था और ओल्ड में वो फिर वापस लौट के आ गया। एक थोड़ा बहुत भी कोई ट्रॉमा आपको लगा और उतने में फ्रैक्चर हो गया। थर्ड वन क्या हो सकता है सर? रिकरेंट। रिकरेंट क्या? डिसलोकेशन में ये बहुत कॉमन है, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, आप मान के चलिए। क्या होता है कि क्योंकि जॉइंट्स कभी भी आप मानिए प्रॉपर जब डिसलोकेट होते हैं ना, तो प्रॉपर उनको हम वापस लोकेट कर पाते हैं, बहुत बहुत ही कम चांसेस होता है, पर कि प्रॉपर 100% वो एकदम सही पोजीशन में आके जाके वापस फिर से लोकेट हो जाए, नहीं हो पाते। और यही होता है कि कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं कि आप उनमें प्रॉपर हीलिंग नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती सर? क्योंकि डिसलोकेशन अगर एक बार हो गया उसे वापस ठीक करने में कम से कम साल लग जाती है, ईयर्स। और उसको उस कंडीशन में मोबिलाइज रखो, हम नहीं रख पाते। हमें हर काम हमारे जॉइंट्स देखो सबसे ज्यादा मूवमेंट कर ही किस पाते हैं? बोन से मूवमेंट करते हो कि जॉइंट से मूवमेंट करते हो? जॉइंट से मूवमेंट करते हैं। तो हम कितनी भी कोशिश कर लें कहीं ना कहीं मूवमेंट हो ही जाता है। और वो क्या कर देते हैं? वो वीक कर देती हैं, तो फिर वो आगे चल के फिर कोई थोड़ा ट्रॉमा लगा और आपका फिर डिसलोकेट हो जाता है। ये फ्रैक्चर में इतना कॉमन नहीं होता जितना डिसलोकेशन में कॉमन होता है, याद रखना। रिकरेंट डिसलोकेशन, क्योंकि आप खुद दिमाग लगा रहे हो मूवमेंट आप कहाँ करते किससे हो? जॉइंट से, ना कि बोन से। बोन तो हेल्प कराती है, लेकिन मूवमेंट तो जॉइंट भी करते हो। कभी रेडियस और अल्लाह पे करो मूवमेंट, रेडियस अल्लाह पे कर पाओगे? एल्बो जॉइंट पे करोगे, रिस्ट जॉइंट पे, रेडियस अल्लाह पे मूवमेंट करो। वो मूवमेंट में हेल्प कराएंगे, लेकिन आपको जो मूवमेंट फिजिकली शो हो रहा है वो एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट पे दिख रहा है। ठीक है? तो इन सम जॉइंट्स प्रॉपर हीलिंग डज नॉट अकर आफ्टर दी फर्स्ट डिसलोकेशन। प्रॉपर हीलिंग नहीं हो पाई, उससे क्या हुआ? दिस रिजल्ट इन वीकनेस ऑफ द क्या? सुपीरियर स्ट्रक्चर, जो उसके आसपास सपोर्टेड स्ट्रक्चर्स थे। सुपीरियर नहीं, सपोर्टेड स्ट्रक्चर्स। दिस रिजल्ट इन वीकनेस ऑफ द सपोर्टेड स्ट्रक्चर्स ऑफ द जॉइंट, सो दैट द जॉइंट डिसलोकेटेड रिपीटेडली ऑफ्टन द ट्राइवल ट्रोमा। ट्राइवल ट्रोमा की मैं डेफिनेशन आपको बता ही चुका था। ट्राइवल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल माइल्ड, इतना वो कर ले, बिल्कुल एक माइल्ड ट्रोमा भी क्या हो गया आपका, वापस आपका ठीक हुआ था, 6 महीने बाद पता चला थोड़ी चोट लगी फिर डिसलोकेट हो गया। और ये बहुत कॉमन होता है। शोल्डर में तो बहुत ज्यादा ही कॉमन होता है। जिनका शोल्डर डिसलोकेट होता है ना एक बार अगर हो गया शोल्डर, तो आप ये समझिए उनके वो लाइफ में बहुत ज्यादा, फिर लाइफ में ऑलवेज वो हमेशा बहुत ज्यादा ही, बहुत ही रेयर केस होता है कि उनका ना हो, वरना वो भैया बहुत ज्यादा प्रोन रहते हैं। थोड़ा भी ट्रेवल ट्रॉमा, कहीं गिर पड़े कुछ भी हो, तो बहुत कॉमनली उनका फ्रैक्चर हो जाता है। वो फ्रैक्चर नहीं, डिसलोकेट हो जाता है। ठीक है? और डिसलोकेट से मोस्ट कॉमन में बोलूं तो सबलक्सेशन हो जाता है। जैसे रिकरेंट डिसलोकेशन पटेला और शोल्डर का बहुत कॉमन होता है। ठीक है? थोड़े में शोल्डर का तो बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है। और आपके आपके पता है ना, आपके बॉडी में सबसे ज्यादा लेक्सिटिविटी, सबसे ज्यादा फ्रीडम, सबसे ज्यादा रेंज ऑफ मोशन किस जॉइंट में प्रेजेंट है? शोल्डर में। शोल्डर जॉइंट में सबसे ज्यादा रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है। आप सारे बॉडी के जॉइंट चला के देख लो और शोल्डर पे देख लो, शोल्डर में कितने मूवमेंट कर लेते हो? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन और सर्कमडक्शन। 7 मूवमेंट कर लेते हो, और किसी में करके दिखाओ। तो सबसे ज्यादा शोल्डर में। और एक बात याद रखना, एक हमेशा रूल होता है क्या? मोबिलाइजेशन। ये क्या है? आपकी मोबिलिटी है। मोबिलिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जितना ज्यादा मोबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी उस जॉइंट की उतनी ही कम होती है, उतनी ही कम होती है। और यही केस शोल्डर में लगता है कि शोल्डर इतना ज्यादा मोबाइल। इसलिए आपसे कोई पूछे कि भैया डायबिटीज हो जाती है तो सबसे पहले अफेक्ट जॉइंट होने वाला शोल्डर ही क्यों है बॉडी में, बाकी क्यों नहीं हो रहे हैं? सर इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि बॉडी में सबसे ज्यादा जो मोबाइल जॉइंट है वो शोल्डर ही है। तो जो अब ऐसा होता है कि होते तो अफेक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन शोल्डर सबसे पहले हमें दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि भैया जो जितना ज्यादा मोबाइल है तो उसमें थोड़ी बहुत भी कमी आएगी तो हमें तुरंत नजर आ जाएगी, बाकी सब में नहीं आएगी। तो उसमें सबसे पहले दिख जाता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि शोल्डर जॉइंट डायबिटीज में सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है? उसकी स्टेबिलिटी, और ये मोस्ट कॉमन हो जाता है सबसे ज्यादा होने के लिए। और वहीं आप इसका हिप उल्टा कर दो, हिप में देखो मोबिलिटी कितनी कम है, इसलिए स्टेबिलिटी इतनी हाई है। कभी अगर आपने कैडेवर पे डाइसेक्शन करा है और आपने अगर हिप जॉइंट को काटा है, तो आपने देखा हिप जॉइंट को काटने में भैया पसीने निकल जाते हैं। उसको तो निकल, हिप को प्रॉपर अगर आप देखें, फीमर को निकालने में एसिटाबुलम से पसीने निकल जाते हैं, इतना खतरनाक। ठीक है? तो और दूसरा कौन सा? फ्रैक्चर डिसलोकेशन। ये सर ये क्या होगा फ्रैक्चर डिसलोकेशन? मतलब बोले सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई डिसलोकेशन, और ये हिप में बहुत कॉमन होता है। क्योंकि मैंने अगेन मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हिप जॉइंट में क्या होता है, आसपास के स्ट्रक्चर्स बहुत टाइट बाउंड होते हैं। तो जब भी क्या हुआ, ये सपोज करो ये आपका है एसिटाबुलम, ये आपका हिप। अब जब भी ये निकलता है तो क्या होता है, इन दोनों में स्ट्रक्चर्स टाउटली बाउंड है, इस तरीके से सब ऐसे पकड़ के रखते हैं। पूरा आपने एनाटॉमी पढ़ी है ना,
हिप जॉइंट के इस तरीके से। तो अब होता क्या है, जब ये जब बाहर निकलता है तो ये वाली मसल से क्या खींचेंगी इसको, जैसे ये खींचती है तो मालूम क्या होता है, ये वाली मसल से इतना टाइट, ये वाली मसल से ये दूसरी बोन्स पर जब ये फीमर निकलता है तो इसके एसिटाबुलम पर, लिप ऑफ एसिटाबुलम, जो एसिटाबुलम का लिप है ना, इस पर इतनी मसल टाइट अटैच होती है कि जब ये मसल्स पीछे जाती है तो इस लिप को तोड़कर ही निकाल लाती है। यानी कि हुआ तो डिसलोकेशन हुआ था, मगर उसने फालतू में ही लिप ऑफ एसिटाबुलम का फ्रैक्चर करा दिया भैया। क्यों करा दिया सर? और ये सबसे कॉमन हिप में दिखेगा, आपसे पूछेंगे क्यों कॉमन है, इसलिए कॉमन है क्योंकि जो हिप जॉइंट के आसपास स्ट्रक्चर्स है वो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, और यही रीजन हमारा किसका था, ओल्ड एंड डिसलोकेशन में हमने बोला भी था, इतने टाइट बाउंड होते हैं कि बहुत हैवी फोर्स चाहिए जब हिप का डिसलोकेशन हो यंगर एज में, बहुत हैवी फोर्स, याद रखना। और वो जब भी इतनी खतरनाक मसल से एक दूसरे से चिपकी हुई होती है, जब वो खिंचती है ना, तो जब भी ये फीमर पीछे की तरफ जाता है और जब भी ये वाली मसल्स लिप ऑफ एसिटाबुलम से निकलती है उसको खाड़ के ही ले आती है, फ्रैक्चर ही करा देती है लिप ऑफ एसिटाबुलम। यहाँ पर जिस एसिटाबुलम पर जिस साइड पे चिपकी होती ना, वो बोन ही उखड़ जाती है पूरी। ये होता है यंगर एज में, यंगर एज में ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ यंगर एज में कॉमन क्यों, क्योंकि यंगर एज के स्ट्रक्चर्स बहुत टाइटली बाउंड होते हैं क्योंकि उनमें इतनी पावर है। तो when a dislocation is associated with a fracture of one or both of the articular surface is called fracture dislocation। क्या बोल रहे हैं कि डिसलोकेशन की वजह से फ्रैक्चर भी हो गया तो उसे बोलते हैं फ्रैक्चर डिसलोकेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल, a dislocation of the hip is often associated with a fracture of the lip of the acetabulum। क्या बोल रहे हैं कि हिप का डिसलोकेशन बहुत कॉमन है, ऑफ्टन एसोसिएटेड है विद द फ्रैक्चर ऑफ द लिप ऑफ द एसिटाबुलम। ये रहा, ये अभी मैंने पूरा बताया, एसिटाबुलम इसकी लिप ऑफ द एसिटाबुलम क्यों खींच लाता है, क्योंकि इतने टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं कि वो पूरा फ्रैक्चर, और ये मोस्ट कॉमन हिप में ही होता है, याद रखना। दूसरा हमने पूरा पढ़ लिया, कंजेनाइटल मैंने बता दिया, ट्रॉमेटिक। अब दूसरा पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में आप बहुत सारी डिसीजेस में आपको बता चुका हूँ, नियोप्लास्टिक, ये सब लिखे आना। क्यों लिख के आ सकते हो, ये सब क्या कर देंगे, पैथोलॉजी होने की वजह से क्या होगा, वहां के आसपास के स्ट्रक्चर्स को वीक कर देंगे, और वीक हो गया तो क्या हो सकता है, मोस्ट कॉमन कैंसर, इन्फेक्शन, यही होते हैं जो वहां के आसपास के स्ट्रक्चर्स को वीक कर देंगे, जिसकी वजह से कॉमन जो इसके से डिसलोकेशन होगा उसे आप पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन बोलेंगे। सो द आर्टिकुलेटिंग सरफेस फॉर्मिंग अ जॉइंट, क्या बोल रहा हूं, द आर्टिकुलेटिंग सरफेस फॉर्मिंग अ जॉइंट में भी डिस्टॉर्ड बाय, यानी कोई इन्फेक्शन हो गया हो या न्यूप्लास्टिक यानी कैंसर हो गया हो, तो यही रीजन हम फ्रैक्चर में भी पढ़ के आए थे और ये इसमें लिखने हैं। सो दिस रिजल्ट इन डिसलोकेशन और सबलक्सेशन, ठीक है, ऑफ द जॉइंट विदाउट एनी ट्रोमा, या ट्रोमा बोल दो, या फिर अगर विदाउट एनी ट्रोमा या ट्रिवियल ट्रोमा। ट्रिवियल अपन वर्ड पढ़ के आए थे ना, ये वर्ड 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, व्हाट इज ट्रिवियल ट्रोमा। मैं बार बार आपको बताता हूँ, ऐसे वर्ड से क्या है, थोड़े अलग होते हैं। ट्रिवियल ट्रोमा यानी बिल्कुल माइल्ड, बिल्कुल बिल्कुल स्लाइटली फोर्स, ये बिल्कुल स्लाइट फोर्स में कहीं डिसलोकेट हो जाए या कोई ट्रोमा की जरूरत नहीं, वैसे ही हो जाए, तो ये सब क्या होता है, जैसे हिप में सेप्टिक अर्थराइटिस बहुत कॉमन होता है, हिप में सेप्टिक अर्थराइटिस। सेप्टिक अर्थराइटिस का मतलब होता है पस फॉर्मिंग हो जाती है उस जॉइंट के बीच में, इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, या कोई क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो वो आपके क्या पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन कॉज करा देती हैं। तो ये हमारा था डिसलोकेशन के लिए। अगर आपको डिसलोकेशन में ये जनरली कितने भी मार्क्स में आ जाए, 8 मार्क्स में आ जाए, आप पूरा का पूरा कंप्लीटली इसे लिख के आएंगे। पहले आप प्रॉपर डिसलोकेशन की डेफिनेशंस वगैरह सब लिख के आएंगे, फिर उसके, ठीक है, सब डिसलोकेशन, सबलक्सेशन, इन सब की डेफिनेशन लिखने के बाद क्या करेंगे, पूरा उसको क्लासिफिकेशन के बेस पे आप पूरा समझा देंगे कि क्या क्या था उसका क्लासिफिकेशन, कौन सा है ना कंजेनाइटल, फिर उस सब के बाद आपको ट्रॉमा वगैरह समझा के और 1-2 डायग्राम बना के जरूर आना है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट फॉर डिसलोकेशन। ठीक है,